अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। डिफॉर्मिटीज़ मतलब कि जो डिफॉर्म यानी उसके अंदर क्या क्या उसके चेंजेस आती हैं। स्केलेटन मतलब जो हमारा स्केलेटन है उसके अंदर जो ह्यूमन स्केलेटन है उसमें क्या क्या डिफॉर्म हो रहा है, वो किस तरह से डिफॉर्म हो रहा है, उसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं जिससे डिफॉर्मिटीज़ हो रही हैं, यानी स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है किसके अंदर, स्केलेटन के अंदर या बोन्स के अंदर। हम बेसिकली कह सकते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हैं और वो किस वजह से हो रही हैं। आज हम उन कॉजेज़ को देखेंगे। तो जेनेटिक कॉज सबसे पहले इसमें आती है, जेनेटिक कॉज, फिर हार्मोनल कॉज आ जाएगी, फिर उसके बाद कुछ न्यूट्रिशनल जो है ना वो वजूहत भी होती हैं इसके अंदर, फिर बाकी जो टाइप्स हैं उसमें डिस्क स्लिप आ जाएगी, स्पॉन्डाइलोसिस आ जाता है, शियाटिका है और आर्थराइटिस है। जो ये बेसिक डिफॉर्मिटीज़ हैं किसमें, स्केलेटन के अंदर। तो जेनेटिक कॉज सबसे पहले दिया हुआ है, जो इसमें 3 टाइप्स हैं जेनेटिक कॉज में, यानी 3 जेनेटिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बेबी के अंदर या फिर किसी अडल्ट के अंदर। मोस्टली ये किस में हो रही होती है, बेसिकली ये जो अभी जेनेटिक कॉजेज़ कब होती हैं, ऑब्वियसली जब अभी बेबी की जो है ना वो ग्रोथ हो रही है या फिर अभी बेबी बन रहा है, तो उसके अंदर तब से ही जेनेटिक कॉजेज़ हो जाती हैं। कुछ इस तरह के जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ या जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं जो इस प्रॉब्लम जो डिफॉर्मिटीज़ स्केलेटन के अंदर कॉज करती हैं, और बेबी बाय बर्थ ही इस तरह का होता है। जिसमें एक एग्जांपल है क्लेफ्ट पैलेट की। हमने क्लेफ्ट पैलेट नॉर्मली हम जो कहते हैं ना कि तालू चिपका हुआ है और इस तरह, तो ये बात करते हैं, तो इसमें ये क्लेफ्ट पैलेट उसकी बात की गई है कि बेसिकली ये होता क्या है कि आपको यहाँ पिक्चर में भी नज़र आ जाएगा कि आपको फिर एग्जैक्टली समझ आ जाएगी क्या होता है कि जो मैक्सिला और पैलेटाइन है ना, अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे माउथ के, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होते। और क्या होता है फिर इसके बाद कि जो हमारा इंटरनली ज़ुबान और वो ऊपर वाली एक जगह है ना, तो वो एक दूसरे के साथ क्या है, चिपक जाती हैं, या फिर वहाँ पे एक लेयर सी बन जाती है। जिसमें क्या प्रॉब्लम आती है फिर बच्चे को कि वो स्पीक नहीं कर सकता, खाना सही से नहीं खा सकता, और इस तरह के जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं कि उससे मसला होता है फिर स्पीकिंग में और ईटिंग में। आपने कई बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसे देखे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो जल्दी बोलते नहीं हैं या ऐसा कुछ भी, लेकिन जब उनको डॉक्टर को चेक कराया जाए तो उनकी गले में या उनके जो माउथ में ये एक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जब वो फिर उसका थोड़ी छोटी सी एक सर्जरी करके वो रिमूव कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है, मतलब उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अब इसमें जेनेटिक कॉज क्या हुई कि जेनेटिकली उसके अंदर कुछ इस तरह की मतलब प्रॉब्लम्स आई थी, जिसकी वजह से वो लेयर जो थी ना वो वहाँ से ख़त्म नहीं हो सकी और पैलेटाइन और मैक्सिला फ्यूज़ नहीं हुए, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम काज हुई है। तो इसको हम इस लेयर को ख़त्म कर सकते हैं, तो वो ख़त्म की जा सकती है और उसे कर दिया जाता है। एक क्लेफ्ट पैलेट होता है और एक क्लेफ्ट लिप भी होता है। तो वो लिप जो है ना उसका और नेज़ल कैविटी आपस में फ्यूज़ हुई होती है, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है कि जब इसमें भी क्लेफ्ट पैलेट में भी होता है कि जब खाना खाया जाता है या बच्चा जब खाना खाता है तो वो उसकी नेज़ल कैविटी से हवा के थ्रू भी अंदर जा सकता है, मतलब खाना जो है वो ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसकी वजह से वो अंदर जाए और फिर वो लंग्स में जाके फिर कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है सर्जरी के थ्रू। अब सेकंड इसमें माइक्रो इंसेफेली, माइक्रो मीन स्मॉल, इंसेफेली स्कल के लिए यूज़ किया गया है। जो हमारी खोपड़ी होती है, हमारे अपने सर हम नॉर्मली देखें तो एक मतलब हमारी बॉडी और जो हमारा सर है या फिर हमारी जो स्कल है तो वो एक नॉर्मल साइज़ मेंटेन्ड होता है। लेकिन माइक्रो इंसेफेली के अंदर क्या होता है कि जो बेबी का साइज़ होता है ना वो नॉर्मल से ज़रा छोटा होता है, यानी स्मॉल साइज़ स्कल का बेबी इसमें पैदा होगा। तो ये होता किस वजह से है, अब बुक में ये चीज़ तो नहीं बताई गई कि ये होता क्यों है। तो इसकी बेसिकली रीज़न यही है कि माइक्रोएंसेफेली में इसका स्मॉल साइज़ स्कल का होने की कि जो बेबी का ब्रेन है ना उसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती, ग्रोथ जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। तो जितना ब्रेन रहता है फिर उसका सर भी उतना ही हो जाता है। इसकी भी आपको पिक्चर में एग्जैक्टली समझ आ जाएगी कि नॉर्मल और जो माइक्रोएंसेफेलिक्स जो हेड है उसमें और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है। जो ओस्टियो आर्थराइटिस नंबर 3 पे है। ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियो जहाँ भी होगा बोन के लिए यूज़ होता है, आर्थराइटिस है कि ये इन्फ्लेमेशन होती है इसके अंदर। आर्थराइटिस यानी जॉइंट से रिलेटेड है ये। तो इसमें क्रोनिक आर्थराइटिस है ये, और ये होता किस तरह के,
ब्रेन जो है ना कार्टिलेज जो है ना वो टूटना शुरू होती है। हमारी बोन्स के नीचे कुछ कार्टिलेजिनस टिश्यूज़ भी लगे हुए होते हैं। वो किस लिए होते हैं? ताकि जब हमारी जॉइंट्स में मूवमेंट होनी होती है तो वो उसको फ्रिक्शन से बचा सकें। तो ये कार्टिलेज क्या होती है, आहिस्ता 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 ब्रेक होना शुरू हो जाती है। कुछ इस तरह के इसके अंदर जेनेटिक कॉजेज़ या कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस हमारे हो सकता है वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। लाइक कोई एक्सरे हमने करवाया जिसकी वजह से हमारे जीन्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, जो आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो है ना वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे, तो उसमें कुछ चेंज हुआ या इस तरह कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कार्टिलेज क्या होगी, टूटना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर बोन जो है वो डिस्टर्ब होगी। ज़ाहिर सी बात है, जब कार्टिलेज टूट गई तो फिर बोन ने भी टूटना है और बोन मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके डिजनरेट होना शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी। तो इसे वियर एंड टियर का भी नाम दिया जाता है। डिजनरेटिव एक डिसीज़ है ये, यानी सीवियर किस्म की एक डिजीज़ है, इसीलिए इसे क्रोनिक आर्थराइटिस कहा गया है, ओस्टियो आर्थराइटिस को। अगर हम हार्मोनल चेंजेस की तरफ अगर आएँ तो इसमें ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो मैंने पहले कहा कि बोन के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, पोरोसिस पोर्स जो है ना इसके अंदर मतलब पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिसमें बोन्स में बेसिकली ये होता है एजेड वुमेन के अंदर ज़्यादा, तो मेल्स में भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा एजेड वुमेंस के अंदर होता है। कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक बोन दिखाई गई है और इसके इर्द गिर्द ये समझ लें कि आप यहाँ पे मिनरल्स और वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो बोन ने एब्जॉर्ब करनी है। लेकिन क्या होता है कि बोन इट्सेल्फ, बोन के अंदर कुछ इस तरह के हार्मोनल चेंजेस, यानी स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिफॉर्मिटीज़ इस तरह की बनना शुरू हो जाती हैं कि क्या होगा, कुछ कंडीशन ऐसी बन जाएंगी कि ये बोन बजाय एब्जॉर्ब करने के रीजॉर्प्शन करती है। रीजॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो अपने पास उसके मिनरल्स है या कंटेंट है उसको वो शेड आउट करने लग जाएगी, यानी उतारना शुरू कर देगी अपने ऊपर से। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कम हो रही होती है, जो कैल्शियम और बाकी मिनरल्स इसको अपनी ग्रोथ के लिए या फिर बोन की अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए चाहिए, तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। रिजॉर्प्शन का मतलब कि इसके ऊपर अपने जो मिनरल्स वगैरह लगे हुए हैं वो सारे के सारे उतरना शुरू हो जाएंगे और वो किस में चले जाएंगे, बाकी घुलना, यानी बोन घुलना शुरू हो जाती है। बेसिकली हम इसको एक आम टर्म में अगर कहें तो इसमें क्या है, बोन घुलना शुरू हो जाएगी, यानी ये जो खुरना शुरू हो जाती है जिसे हम कह सकते हैं ना अपने टिपिकल लैंग्वेज में, तो वो इस तरह से होता है। अब इसमें हो क्या रहा है, बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो गई, बोन वीक हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, बोन को अपनी ग्रोथ के लिए प्रॉपर मिनरल्स और जो भी केमिकल्स चाहिए हैं वो ज़रूर चाहिए। अगर वो इसको नहीं मिलेंगे तो बोन ने वीक ही होना है और फिर क्या होगा कि बोन के अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो इसको वीकन कर रहे हैं और इस तरह बोन के टूटने की बहुत ज़्यादा मतलब एक जो है ना वो चांसेस हो जाते हैं। तो एजेड वुमेन में तो वैसे ही मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि प्रॉपर डाइट और वो चीज़ें नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरा एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से, क्योंकि एजेड वुमेन के अंदर जाके एस्ट्रोजन लेवल भी कम हो जाता है। एस्ट्रोजन जो है ना वो बोन की ग्रोथ के लिए एक बहुत मेजर फैक्टर है, बहुत ज़रूरी है किसके लिए, बोन की ग्रोथ के लिए, उसकी मेच्योरिटी के लिए। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल घटना शुरू हो जाता है, कम होने लग जाता है, तो क्या होता है कि बोन अपनी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं कर पा रही होती, बल्कि वो प्रोसेस रिवर्स होने लग जाता है कि एब्जॉर्प्शन कम और रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है, यानी बोन घुलने लग जाती है और इसके अंदर पोर बनना शुरू हो जाते हैं, पोरस बोन हो जाएगी। और इस तरह के स्ट्रक्चर को तोड़ना आसान है एज़ कम्पेयर टू एक जो हार्ड फॉर्म में एक स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है उसके। तो ओस्टियोपोरोसिस एजेड वुमेन में है। एस्ट्रोजन रिपेयर थेरापी है शायद ना, यहाँ पे मुझे इसका एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि आपकी बुक में दिया हुआ है, हम देख लेते हैं, बुक से चेक कर लेते हैं जी। एस्ट्रोजन जो है ना रिप्लेसमेंट थेरापी है, इसका एक कंडीशन मतलब एक ट्रीटमेंट है जिसमें हम क्या है, जो फ्रैक्चर्ड बोन्स है ना उसको हम रिपेयर कर सकते हैं इससे, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी से। तो आगे आ जाती है न्यूट्रिशनल कॉजेज़। न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में हमें साफ समझ आ रही है इसमें भी कि क्या होगा, मिनरल्स जो हैं वो बोन्स को प्रॉपर्ली नहीं मिल रही या बोन एब्जॉर्ब नहीं कर रही। ये चिल्ड्रंस में भी हो सकती है और मेच्योर पर्सनस में भी हो सकती है, तो दोनों तरह से ये इसको यहाँ पे अलग अलग से एक्सप्लेन किया गया है। ओस्टियोमेल्सिया, इसमें क्या होगा,
ज़ाहिर सी बात है मिनरल डेफिशिएंसी है, क्योंकि न्यूट्रिशनल हमने कॉज में लिखा है इसको। तो ओस्टियोमेल्सिया में क्या है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है, यानी बोन कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती, जिसमें क्या होता है कि मिनरल ये जो है ना बोन को वीक कर देगी, और वीक होने की वजह से बोन जो है फिर वो उसका टूटना भी आसान है, यानी फ्रैक्चर होना भी आसान है। उसके अलावा जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिफरेंट ये जो है ना काज हो सकती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होने में, बोन की ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर्ली, तो डिफरेंट इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा फ्रैक्चर बोन का बहुत आसानी से हो सकता है। तो ओस्टियोमेल्सिया एक मतलब सीवियर कंडीशन है ये भी। फिर रिकेट्स है, रिकेट्स में क्या होता है, ऑब्वियसली हमें पता है कि चिल्ड्रंस के अंदर ये होती है बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होता है कि फिर बाउड लेग्स, यानी ऐसे मुड़ी हुई सी टांगें होती हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर के साथ आपको दिखाऊंगी, आपको समझ आएगी इसकी। फिर रिकेट्स में क्या होता है बच्चों के साथ, और उनकी लेग्स किस तरह से, बाउड लेग्स हम किसको कह रहे हैं। और डीफॉर्म्ड पेल्विस, यानी जो पेल्विक रीजन है ना उसकी भी स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस आ जाएंगी। तो ये रिकेट्स में ये इसकी बेसिकली सिम्टम्स हम कह सकते हैं कि होती हैं। और फिर उसके अलावा मतलब वीकनेस तो होगी, वीकन हो जाएंगी बोन, क्योंकि बहुत पतली सी थिन लेग्स हो जाती हैं, और ये सारा कुछ होगा। तो इसका हम फोर्टिफाइड मिल्क जो है जिसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है उसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदर देन दिस हम जो है वो सन जो है ना उसमें सन बाथ दे के भी विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है कुछ। अगली आ जाती है डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप से ही नाम समझ आ रही है, डिस्क स्लिप यानी कुछ ऐसी चीज़ है जिसने स्लिप हो जाना है। तो डिस्क स्लिप अब इसको क्यों नाम दिया गया है, हमें पता है कि हमारी वर्टिब्री जो है वो बोन्स होती हैं, और वो ये वर्टिब्रीज दिखाई गई हैं यहाँ पे, और ये साथ क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ पे अब क्या होता है इस डिस्क स्लिप के अंदर, यानी ये बहुत एक सीवियर मतलब कंडीशन है, जिसमें क्या होगा, अब पहले इसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है कि ये वर्टिब्रीज हैं, और हर वर्टिब्री के दरमियान में एक ऐसी डिस्क लगी हुई होती है जिसने, और ये क्या होती है, इसके अंदर एक मतलब फ्लूइड या मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसने इन दो वर्टिब्रीज को आपस में एक तो ज्वाइन किया होता है, और दूसरा ये होता है कि ये इसको प्रिवेंट करती है कि कोई भी जो है ना मतलब वो ना हो, फ्रिक्शन ना हो सके दोनों के दरमियान में। जब हम मूव करते हैं तो ईज़िली मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है। तो ये जो डिस्क है इसकी आउटर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एन्यूलस फिब्रोसस, और इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक मटेरियल एक प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एन्यूलस न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, समझ आ रही है आपको इसकी कि बाहर वाली जो लेयर है उसे हम क्या कह रहे हैं, एन्यूलस फिब्रोसस, और जो इंटरनल है न्यूक्लियस पल्पोसस मटेरियल जो प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं। अब ये पूरी क्या कहलाती है, डिस्क कहलाती है, जो दो वर्टिब्रीज के दरमियान में मौजूद है, जिसने इनको आपस में जोड़ा भी हुआ है, और इसके अलावा इनको फ्रिक्शन से भी महफूज किया हुआ है। अब क्या होगा, किसी भी वजह से हम कभी ऐसा होता है कि कोई भारी चीज़ उठा लें या फिर कोई ओवरवेट चीज़ उठा लें इस तरह की, कि उससे ये डिस्क जो है ना वो मतलब कहीं से रप्चर हो जाएगी, और इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो इंटरनल मटेरियल है वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो ऐसी डिस्क जो इस तरह से रप्चर हो गई है जिसमें से सारा मटेरियल और इस तरह निकला है उसे हम कहते हैं हर्निएटेड डिस्क या फिर स्लिप्ड डिस्क। इस तरह की डिस्क हर्निएटेड डिस्क और स्लिप डिस्क कहलाती है, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि कोई जो ह्यूमन है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम हुई है तो वो टोटली एक पैरालाइज भी हो सकता है, क्योंकि अगर वर्टिब्रल कॉलम में जो प्रॉब्लम आना एक बहुत मतलब सीवियर किस्म का इशू है, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डिस्क का बेसिकली काम होता है कि इसने जो है ना वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रही होती है, या फिर जो है ना ये मतलब दोनों के दरमियान में एक तो फ्रिक्शन का भी वो इसने रोल प्ले किया हुआ है। अगर ये हर्निएटेड डिस्क का जो मटेरियल है ये निकल के स्पाइनल कॉर्ड या फिर बाकी एरिया के अंदर ज़्यादातर फैल जाता है, तो फिर ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ये जो हमारी पूरा नर्वस यहाँ पे सिस्टम है उसे भी डैमेज कर सकता है, और बहुत सीवियर किस्म की ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हम ज़्यादातर डिस्क मतलब जो है ना इसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें आ जाती है कि ट्रीटमेंट इसका किस तरह से किया जाता है, बेड रेस्ट के थ्रू आप कर सकते हो। अगर उससे भी नहीं ये हो रहा तो फिर इसकी सर्जरी करके या फिर इस तरह करके इसे रिमूव किया जा सकता है यहाँ से। तो ये
था डिस्क स्लिप हर्निएटेड डिस्क या फिर स्लिप्ड डिस्क इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी और डायग्राम दिखाई गई है कि अगर आप ये बनाना चाहें तो इसको भी बना सकते हैं। ये ज़रा डिटेल में दी गई है और इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आप इससे भी बना सकते हैं। और फिर आगे है स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस भी रिलेटेड टू वर्टिब्री है हमारी। इसमें क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि वहाँ पे उसके जॉइंट्स या तो कोई भी उसमें ये हर्निएटेड डिस्क की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है स्पॉन्डाइलोसिस में, कि हर्निएटेड डिस्क हुई और फिर वो मतलब उसे ट्रीट नहीं किया जा सका या वो ट्रीट नहीं हुई, या फिर हमने कोई ऐसी भारी चीज़ उठाई जिससे हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंज आया या फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई और उसके अंदर इमोबिलिटी हो जाएगी या फिर ये जॉइंट्स जो हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे वर्टिब्रल कॉलम के। तो टोटली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मतलब वो जो है ना पैरालिसिस की कंडीशन भी आ सकती है। तो इमोबिलिटी इसमें टोटली हो जाएगी। और डिस्क स्लिप के अंदर जो था वो इमोबिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन ये बहुत सीवियर पेन कॉज करती है वर्टिब्रल कॉलम में और डिफरेंट इसके इन्फेक्शन हो सकते हैं। स्पॉन्डाइलोसिस में टोटली इमोबिलिटी हो जाएगी वर्टिब्रल जॉइंट की। तो वर्टिब्रल जॉइंट की जब इमोबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली फिर ये क्या इनडायरेक्टली कॉज करिए पैरालिसिस कॉज करेगी। शियाटिका। शियाटिका क्या है? शियाटिक नर्व होती है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे एक बड़ी नर्व है जो क्या करती है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नलिंग या फिर ये कर रही होती है प्रोसेस, इसका शियाटिक नर्व ये करती है। अब क्या रोल प्ले कर रही है, इसने ट्रांसफ़र करना है मैसेज को। तो अब इस शियाटिक नर्व के अंदर कुछ चेंजिंग आएंगी या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से इसमें सीवियर पेन होगी। हर्निएटेड डिस्क की वजह से भी ऐसा हो सकता है, नर्व के अंदर कोई इंजरी आ सकती है, हर्निएटेड डिस्क हुई या इम्प्रॉपर इंजेक्शन जो है ना वो बुटोक मसल्स के अंदर लगा जिसकी वजह से शियाटिक नर्व डिस्टर्ब हुई और जो है ना ये बहुत सीवियर इसके भी प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या हो सकता है कि कंप्लीट डैमेज भी हो सकता है शियाटिक नर्व का और ज़्यादातर ये लेग्स को जो है वो मतलब इफ़ेक्ट करती है। और लेग्स जो है ना अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो लेग्स यूज़लेस भी हो सकती हैं, यानी जो हमारा लोअर पोर्शन है वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। इसकी रिकवरी या तो स्लो है या फिर बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हो सकती है इसकी रिकवरी या फिर अगर नहीं है बहुत सीवियर केस है तो फिर वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, यानी फिर हमारा जो लोअर पोर्शन है वो टोटली क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा या फिर वो मूविंग नहीं रहेगा, काम नहीं कर सकता फिर कोई भी। तो आर्थराइटिस अगली टाइप है, हमने पहले भी इसको जेनेटिक कॉज में भी पढ़ा था। तो ये इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव डिजीज़ है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि जिसमें स्वेलिंग काज हो जाए, रेडनेस काज हो जाए जॉइंट्स के अंदर, या फिर उसके अलावा हो सकता है कि सीवियर पेन हो जॉइंट्स में। और डिजेनरेटिव यानी कि बहुत मतलब एक सीवियर लेवल पे जाके क्या होगा कि जॉइंट्स या फिर बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा जब बहुत ज़्यादा एक सीवियर लेवल पे चला गया है। अब इसमें दो टाइप्स हैं आर्थराइटिस की, एक एक्यूट है यानी मतलब उसमें इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं है, इसको हम ट्रीट अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और दूसरी एक क्रोनिक आर्थराइटिस यानी जिसमें अब हमें अलार्मिंग सिग्नल मिल गया है कि हाँ भाई यहाँ पे ये ना बहुत सीवियर किस्म की वैसी कंडीशन आ गई है कि यहाँ पे थोड़े एहतियात और हर चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक्यूट में भी है लेकिन उसका थोड़ा इलाज आसान है एज़ कम्पेयर टू क्रोनिक। तो एक्यूट आर्थराइटिस में क्या होता है कि बैक्टीरियल अटैक होता है, जॉइंट्स के ऊपर हो सकता है या फिर बोन्स के ऊपर हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो जॉइंट्स है ना उनमें पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हमें इसकी सिम्टम्स इस तरह से कुछ मिलेंगी और वो बैक्टीरियल अटैक फिर हम कुछ एंटीबायोटिक्स या इस तरह की कोई मेडिसिन दे के उसे हम क्योर कर सकते हैं, यानी डॉक्टर को जब हम चेक करवाएंगे तो हमें उसका इलाज मालूम हो जाएगा। लेकिन जो क्रोनिक आर्थराइटिस है इसमें दो तरह से आगे 2-3 टाइप्स हैं, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस है। तो ये दोनों बहुत सीवियर किस्म की मतलब एक जो है ना वो चेंजेस आती हैं और वो किस तरह से आती हैं उन्हें हम देखते हैं। कि जो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें क्या होगा कि इम्यून सिस्टम जो है ना वो ऑटोमेटिकली अटैक किस पे करता है, हेल्दी सेल्स पे। और हेल्दी सेल्स अटैक हुए उन्होंने फिर क्या करना शुरू कर दिया कि अब वो करेंगे कि ना उन्होंने अपने जो ये होंगे जब हेल्दी सेल्स पे अटैक किया तो वहाँ से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जॉइंट्स में, और बेसिकली ये ना जॉइंट्स को ही इफ़ेक्ट करते हैं ज़्यादा।
तो मतलब इन्होंने फिर जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करना है, यानी बोन्स को और इन सब चीज़ों को जाके इन्होंने फिर हेल्दी सेल्स जब इफ़ेक्ट होंगे तो उन्होंने चेंजिंग्स लेके आनी है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, और यूमेटाइड आर्थराइटिस में फिर ये मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी जॉइंट्स के अंदर ज़्यादा। गाउटी आर्थराइटिस है, ये किस वजह से होता है, यूरिक एसिड जो है वो सेल्स के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जॉइंट्स में और जो मतलब बोन्स होंगी उनमें पेन कॉज करेगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होने लग जाती है कई लोगों में। और यूमेटाइड आर्थराइटिस में भी ऑलमोस्ट होता यही है कि इसमें क्या हो रहा है कि जॉइंट्स में स्वेलिंग हो रही होती है और जो है ना वो बहुत शदीद किस्म की पेन होती है जॉइंट्स के अंदर। और ये जब बाद में चेक कराया जाता है तो ये कंडीशन फिर हमें बाद में पता चलती है कि ये क्रोनिक आर्थराइटिस में कौन सी टाइप थी। यूरिक एसिड का जब हम टेस्ट कराते हैं तो तब पता चलता है, और ये मोस्टली वुमेन के अंदर या फिर होता है 60 से अबव एज में जाके ज़्यादा होता है कि यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ होने लग जाता है, और दोनों मेल और फीमेल में भी हो सकता है, दोनों के अंदर ही होता है ऑलमोस्ट। और ये भी ऐसे ही है कि कोई ना कोई इस तरह का प्रॉब्लम अंदर इंटरनली कॉज हुआ जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली हेल्दी सेल्स को अटैक करने लग जाएगा, और फिर वो हेल्दी सेल्स बेसिकली ज़्यादातर अटैक किस पे जाके करते हैं, वो जॉइंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट उनका ज़्यादा होता है। तो वो फिर स्वेलिंग, पेन या इस तरह की जो भी जॉइंट्स की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो हमें पता चलना शुरू होंगी। तो जब हम डिटेल उसका टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलेगा कि अब इसमें कौन सा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द स्केलेटन। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, बहुत सिंपल से है। मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताई हैं जो बुक में नहीं हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप उन्हें इग्नोर कर दें और अपनी बुक से एक बार रीड करके ज़रूर फिर उसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार इसमें से चीज़ें पूछ ली जाती हैं बोर्ड के क्वेश्चन में और पेपर्स में, और उसके अलावा बाकी एमडी कैट के हवाले से भी कुछ चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।